हाय एवरीवन, सभी छात्रों यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है। जैसा कि मैं आईएएस मेंस 2013 जीएस प्रथम प्रश्न से क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से बहुत उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य समकालीन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। टिप्पणी कीजिए। 200 शब्द 10 अंक। उत्तर, सबसे पहले हम भूमिका और इंट्रोडक्शन देंगे। सर्वप्रथम उपलब्ध तमिल साहित्य को संगम साहित्य नाम दिया गया था। इसका शाब्दिक अर्थ है संघ। यहाँ इसका तात्पर्य तमिल कवियों के एक संघ से है जो प्राचीन दक्षिण भारत में फला फूला। तमिल किंवदंतियों में 3 संगमों के विषय में विवरण मिलता है: मदुरई, कपाड़ापुरम और थेन मदुरई। मुख्य भाग। संगम साहित्य निम्नलिखित कारणों से राजनीतिक इतिहास में मददगार नहीं है। नंबर 1, उनके अन्य राज्यों के साथ कैसे संबंध थे, इसके बजाय वीर पूजा पर अधिक ध्यान दिया गया। नंबर 2, इसमें कुछ नाम और उपाधियां काल्पनिक हैं। संगम कविताओं में कावेरीपट्टनम जैसी कुछ बस्तियों की पुष्टि करने के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। पॉइंट 4, अधिकांश रचनाएं रोमांटिक प्रकृति की हैं। पॉइंट 5, बहुत सारी कृतियों का अभी भी अनुवाद नहीं हुआ। संगम साहित्य दक्षिण भारत की सामाजिक परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। नंबर 1, संगम कवियों ने 4 वर्षों का उल्लेख किया है: अरासर, संगम कवियों ने 4 वर्णों का उल्लेख किया है। वर्षों बेटा गलत है, वर्णों का उल्लेख किया है। अरासर राजा, कुलीन, ब्राह्मण, पुजारी, विसियार, व्यापारी, बिलाला, किसान। उत्तर भारत के विपरीत दक्षिण भारत में कठोर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। युद्धों से पहले पुरोहित ब्राह्मण यज्ञ करते थे। 4, संगम कवियों ने लिखा है कि महिलाओं को अपना साथी चुनने की अनुमति थी। प्रेम विवाह भी सामान्य थे, हालांकि विधवा का जीवन दयनीय था और सती प्रथा का प्रचलन था। समाज को कुलों के आधार पर विभाजित किया गया था, जिन्हें कुटी कहा जाता था। कुटी समूहों के बीच खान पान और सामाजिक आदान प्रदान की अनुमति थी। पॉइंट 6, लोग बुरी शक्तियों को भगाने तथा वर्षा और सौभाग्य के लिए तबीज पहनते थे। पॉइंट 7, समाधान की प्रथाएं कलश समाधान से लेकर दाह संस्कार तक भिन्न भिन्न थी। संगम साहित्य दक्षिण भारत की आर्थिक स्थितियों को समझने में मदद करता है। नंबर 1, 5 आर्थिक क्षेत्र थे जिन्हें तिनई के नाम से जाना जाता था: पहाड़ियाँ, शुष्क भूमि, जंगल, मैदान और तट। उनमें से प्रत्येक एक अलग आर्थिक गतिविधि का समर्थन करता था। राजाओं को व्यापार, उपहार और लूट से आय प्राप्त होती थी, लेकिन नियमित कराधान प्रणाली मौजूद नहीं थी। पॉइंट 3, मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ कृषि संग्रहण, मछली पकड़ना, शिकार करना और पशुचारण थी। कविताओं में मवेशियों की छापेमारी का अक्सर उल्लेख किया गया है। व्यापारी मक्का, नमक, कपड़ा और सोने का व्यापार करते थे। और निष्कर्ष हम कंक्लूजन पर चलेंगे। तोलकाप्पियम द्वितीय संगम रचना को छोड़कर पहली 2 संगम रचनाएं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, रचनाएं नष्ट हो गई। केवल तीसरी संगम रचना ही बची है। उपर्युक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि संगम साहित्य समकालीन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का उल्लेखनीय
जीवंतता के साथ चित्रित करता है। अब हम प्रश्न 2 पर चलते हैं। आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए। 100 शब्द 5 अंक। हम 2013 से लेकर 2025 तक जितने प्रीवियस ईयर मेंस हुए चारों प्रश्न पत्रों का हम 5-5 क्वेश्चन डेली आंसर राइटिंग कराएंगे। भूमिका। तांडव नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्राचीन रूप है जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के लौकिक नृत्य से हुई है। इस नृत्य की विशेषता शक्तिशाली कदम, पैरों की तीव्रता से हिलाना और चेहरे पर उग्र भाव भंगिमाएँ हैं। इसे प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करने वाला भी माना जाता है। मुख्य भाग। नृत्य का उल्लेख प्रारंभिक भारतीय शिलालेखों में किया गया है, जिसमें बाणभट्ट के हर्षचरित और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नाट्यशास्त्र तांडव नृत्य और उसके विभिन्न घटकों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिसमें हाथ के इशारे, कदम और चेहरे के भाव शामिल हैं। तांडव नृत्य के कई रूप हैं, जिनमें आनंद तांडव और रुद्र तांडव शामिल है, जो क्रमशः भगवान शिव के हर्षित और क्रोधपूर्ण नृत्य को दर्शाते हैं। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। इस नृत्य में क्षेत्रीय विविधताएं भी शामिल हैं, जैसे नटराज तांडव जो दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। तांडव नृत्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। निष्कर्ष। कंक्लूजन। अपनी कई विविधताओं और क्षेत्रीय अनुकूलन के साथ तांडव नृत्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। प्रश्न 2 बी। मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। विवेचना कीजिए 100 शब्दों में। भूमिका। चोल राजवंश, जिसने दक्षिण भारत पर 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच शासन किया, भारतीय कला और वास्तुकला में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। चोल शासक मंदिर निर्माण के महान संरक्षक थे और उनकी स्थापत्य शैली को मंदिर वास्तुकला के विकास का शिखर माना जाता है। मुख्य भाग पर चलते हैं। चोल स्थापत्य शैली की विशेषता इसकी जटिल नक्काशी, विशाल गोपुरम, मंदिर टावर और निर्माण में पत्थर का व्यापक उपयोग है। चोल राजा राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। मंदिर का विमान टावर 216 फीट ऊंचा है, जो इसे भारत के सबसे ऊंचे मंदिर गोपुरम में से एक बनाता है। चोल मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कृति के केंद्र भी थे। इन्हें न केवल देवताओं बल्कि समुदाय के लिए भी बनाया गया था, जिसमें विभिन्न सामाजिक समारोहों, त्योहारों और यहाँ तक कि आर्थिक गतिविधियों के लिए भी स्थान थे। मंदिरों में पुस्तकालय, विद्यालय और अस्पताल भी थे। चोल स्थापत्य शैली में पहले के पल्लव और चालुक्य शैलियों के घटकों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया का प्रभाव भी शामिल था। इनके निर्माण में ग्रेनाइट और बेसाल्ट के उपयोग ने जटिल नक्काशी और अस्थायित्व को संभव बनाया, जिससे इनमें से कई मंदिरों को समय की कसौटी पर खरा उतरने में मदद मिली। निष्कर्ष। चोल मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं और वास्तुकारों तथा कलाकारों को समान रूप से प्रेरित करते हैं। प्रश्न 3। आयु, लिंग और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय महिलाएं
भारत के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी बनी रही। विवेचना कीजिए। 200 शब्द 10 अंक। भूमिका। इंट्रोडक्शन। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई केवल पुरुषों की बहादुरी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन वीरांगनाओं की अदम्य भावना और त्याग का भी गाथा है, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ संघर्ष किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष के दौरान अनेक महिलाओं ने अटूट संकल्प, सहभागी संघर्ष में देशभक्ति का परिचय दिया। इन्होंने आयु, लिंग और धर्म की सीमाओं को लागते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी वर्गों की महिलाओं ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में अपना योगदान दिया। मुख्य भाग। इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महिलाओं की भागीदारी भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण थी। नंबर 1, महिला प्रतिरोध के शुरुआती उदाहरण। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने प्रतिरोध के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें अपार साहस और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी आंदोलन। विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं ने स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 से 1908 के बीच चला, में भाग लिया। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित किया। वह ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए सक्रिय रूप से धरना देने और विदेशी वस्तुओं को जलाने में लगे रहे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय महिलाओं ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920-22 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 ईस्वी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार, शराबों की दुकानों पर धरना देने, नमक मार्च में भाग लेने और कानून तोड़ने में शामिल हुए। पॉइंट 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका। सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू और एनी बेसेंट जैसी महिला नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रमुख पदों पर रहकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नीतियां और रणनीतियों के निर्माण में योगदान दिया। क्रांतिकारी गतिविधियां। भीकाजी कामा, कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वाडेकर जैसी महिलाएं क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थी, भूमिगत संगठनों के साथ काम कर रही थी, राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार कर रही थी और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सशक्त टकराव में शामिल थे। पॉइंट 6, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान अडवा असफ अली, उषा मेहता और सुचेता कृपलानी को महिलाएं पसंद करती थीं। इन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, गुप्त रेडियो स्टेशनों के संचालन और स्थानीय प्रतिरोध समूहों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष। कंक्लूजन। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महिलाओं की भागीदारी ने न केवल भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद के भारत में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की नींव भी रखी। प्रश्न 4, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 200 शब्द 10 अंकों का है। भूमिका। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे संक्षिप्त में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा ऐतिहासिक कालखंड था जिसमें न केवल भारतीयों ने बल्कि
कई विदेशी व्यक्तियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विदेशियों ने भारत को अपनी कर्मभूमि मानते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई में न केवल समर्थन किया बल्कि विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी भूमिका ने इस संघर्ष को न केवल बौद्धिक और राजनीतिक समर्थन प्रदान किया बल्कि इसे वैश्विक मान्यता भी दिलाई। मुख्य भाग इंट्रोडक्शन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली कुछ उल्लेखनीय विदेशी हस्तियाँ। नंबर 1 एनी बेसेंट। हम 3-4 मुख्य व्यक्तियों का नाम लेंगे। एनी बेसेंट नंबर 1 आयरिश मूल की ब्रिटिश समाजवादी थियोसोफिस्ट और महिला अधिकार से संबंधित कार्यकर्ता। एनी बेसेंट ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भारतीय राजनीति में शामिल होने के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल हुई थे। बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। नंबर 2 भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उन्होंने अपना जीवन भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जागृति के लिए समर्पित कर दिया था। उनके लेखों और व्याख्यानों ने भारत की स्वतंत्रता और इसके लोगों के उत्थान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद की। ईओ ह्यूम साहब। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। उन्हें 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। मीरा अल्फासा द मदर। मीरा अल्फासा, जिन्हें द मदर के नाम से भी जाना जाता है, एक फ्रांसीसी नागरिक थी जो श्री अरबिंदो की आध्यात्मिक सहयोगी बन गई। अरबिंदो की आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी विचारों को भारत और विदेशों में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि उनका प्राथमिक ध्यान आध्यात्मिक कार्यों पर था। भारतीय राष्ट्रवादियों और उनके उद्देश्यों के लिए उनके समर्थन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए व्यापक संघर्ष में योगदान दिया। निष्कर्ष कंक्लूजन। अब संक्षिप्त में निष्कर्ष देंगे। इस तरह से विदेशी व्यक्तियों का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने केवल नैतिक और बौद्धिक समर्थन ही नहीं प्रदान किया, बल्कि संघर्ष के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। विदेशी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में विविध दृष्टिकोण, कौशल और समर्थन लेकर आए, जिससे यह समृद्ध और मजबूत हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी भारतीय उद्देश्य की सार्वभौमिक अपील और न्याय, स्वतंत्रता और समानता के साझा मूल्यों का एक प्रमाण है। हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। व्याख्या कीजिए 200 शब्दों में। पोएम क्या? इंट्रोडक्शन। लॉर्ड डलहौजी के आगमन से ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल निश्चित रूप से एक विवादास्पद और जटिल व्यक्तित्व था। अपने 8 वर्षों के कार्यकाल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप में बदल दिया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में किए गए सुधारों की मात्रा और प्रभाव शायद ही
किसी अन्य ब्रिटिश अधिकारी के शासनकाल में देखे गए हों। इस कारण साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में उसे भारत में आधुनिकीकरण के अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों ने भारत में कई क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए, जिसमें रेलवे, डाक और तार, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि उनकी नीतियां प्रायः औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थी, जिसके परिणामस्वरूप विरोध और संघर्ष भी हुआ। मुख्य भाग पर चलते हैं हम। नीचे कुछ तरीके उल्लेखित हैं जिनसे लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत को आकार देने में योगदान दिया। नंबर 1, व्यापकता का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता सिद्धांत की शुरुआत की थी। यह एक ऐसी नीति थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी रियासत पर कब्जा करने की अनुमति दी। जहां शासक का उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो जाती थी, वहां ग्लोबल कमांड ब्रिटिशर्स अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे। इससे भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिससे उनका शासन और मजबूत हुआ। नंबर 2, रेलवे और टेलीग्राफ प्रणाली। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली रेलवे लाइन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बॉम्बे और ठाणे को जोड़ती थी। उन्होंने टेलीग्राफ प्रणाली की भी नींव रखी, जिससे पूरे देश में संचार में उल्लेखनीय सुधार हुआ। नंबर 3, आधुनिक शिक्षा। वह आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। नंबर 4, लोक निर्माण विभाग में भी डलहौजी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। अनेक सड़कों का निर्माण किया है। नंबर 5, डाक प्रणाली के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए हैं। 6, प्रशासनिक सुधार के भी क्षेत्र में कार्य किए। अब हम कंक्लूजन निष्कर्ष पर चलते हैं। हालांकि आधुनिक भारत के विकास में लॉर्ड डलहौजी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी कई नीतियां और सुधार ब्रिटिश साम्राज्य के हितों से प्रेरित थे। उनकी कुछ नीतियां, जैसे कि व्यापकता सिद्धांत, भारतीयों के बीच बेहद अलोकप्रिय थी, जिसने बढ़ते असंतोष में योगदान दिया, जिसके कारण अंततः 1857 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ। धन्यवाद।